आज थिएटर भले ही ना कैरियर हो, लेकिन थिएटर के माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कपड़ा बेचने वाले खानदान से निकला हुआ एक आदमी अचानक वैज्ञानिक हो जाता है, CBRI में काम करता है, फिर पढ़ाई के दौरान ही और नौकरी के दौरान एक नया प्रयोग करता है अपनी बात को, अपने दर्द को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का नाटकों के माध्यम। और उसके बाद एक बड़ा ढांचा खड़ा कर देता है, इसका नाम होता है दर्पण। फिर कई जगहों पर हाथ फैलाता है, फिल्मों में हो जाता है, नाटकों में तो होता ही है, टीवी श्रृंखलाओं में भी एक बड़ा नाम कमा लेता है। नाम है डॉक्टर अनिल रस्तोगी, हमारे साथ हैं और बाकायदा हम लोग बातचीत कर रहे हैं नाटकों के मामले में शुरुआत कहाँ से की अनिल रस्तोगी ने। रस्तोगी बताइए। शुरुआत तो ऐसे हुई कि मैं जहाँ रहता हूँ, ये रस्तोगी टोला कहलाता है, राजा बाज़ार कहलाता है। तो यहाँ के पास की जगहों पे हमारी रस्तोगी कम्युनिटी के लोग, एक मदन मोहन एसोसिएशन हुआ करती थी शर्माबाद में, तो वो लोग नाटक करते थे। तो इत्तेफाक से मैं भी जाता था नाटक देखने के लिए। तो मैं देखता था कि जिन लोगों ने नाटक की उनको बड़ी वाहवाही मिलती है और कुछ क्रिएटिव भी रहता है करने के लिए वहाँ पर। तो हमारे मामा जी भी उसमें हिस्सा लेते थे। तो मैंने उनसे कहा, मामा जी एक बार मुझे भी मौका दीजिए काम करने का। तो रस्तोगी इंटर कॉलेज है यहाँ ऐशबाग में, उसका नया नया ऑडिटोरियम बना था बड़ा सा। उस समय ऑडिटोरियम शहर में नहीं थे, रविंद्रालय तो था ही नहीं। नाटक जो है ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते थे। तो वहाँ जब कॉलेज में बड़ा सा हॉल बना तो ये हुआ कि उसका इनॉग्रेशन एक नाटक से किया जाए। तो उसमें नाटक किया गया द्विजेंद्र लाल रॉय जी का लिखा हुआ नूरजहाँ। और उसमें इत्तेफाक से उन्हीं दिनों कैलकाटा से नई नई एक्ट्रेस आई हुई थी, प्रमोद बालाजी, जो कि बाद में बहुत मशहूर एक्ट्रेस हुई। बीवी नातियों वाली में जो बीवी का रोल करती थी, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि क्या पूरी दुनिया में उस रोल से वो मशहूर हुई। तो उन्होंने वो किया था, तो वो हमें नाटक करने को मौका मिला, उससे मुझे रोल दिया गया और मैंने उसमें एक मंत्री विजय सिंह का रोल किया था। बस वहीं से साहब जो तारीफ मिलना शुरू हुई तो फिर शौक और ज़्यादा। देखिए, इंसान को अगर कोई काम आप करते हैं, उसको अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो आपकी इच्छा होती है हम इसको और आगे बढ़ करके करें। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद मी। उसके बाद में क्या हुआ कि 61 में ही यहाँ पर यूरी गैगरिन साहब आए हुए थे। तो इत्तेफाक से मेरे फादर के परिचित, उस समय जो मेयर थे लखनऊ के, श्री गिरिराज रस्तोगी जी मेरे फादर के परिचित थे। और मैं एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी माना जाता था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में उस समय पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती थी। मेरे भाई साहब भी इंटरमीडिएट पास थे, मेरे कज़िन थे, वो भी उन्होंने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद छोड़ दिया था। एजुकेशन थी नहीं, ज़्यादातर लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट करके, लेकिन मैं MSc कर रहा था। तो मुझे एक पढ़ा लिखा युवा समझ करके मुझे साहब उससे बुलाया गया और उसका जो उनको वो दिया गया था सिविक रिसेप्शन, वो CDRI के लॉन्च में दिया गया था। तो वहाँ मैं CDRI गया। तो जब मैं CDRI गया तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ी मशहूर लैब है, और मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री का आप समझिए मैं पहला बैच जो निकला था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो उसका स्टूडेंट। 1960 में बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ग्रुप से अलग हो गई थी। तो उस तरीके से मेरा पहला बैच था। मैंने कहा कि भाई मैं लैब देखूँ, तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मैंने सोचा मेरी मंजिल यही रहेगी, यहीं सदर मंजिल में। और 62 में जब मेरा MSc का रिज़ल्ट आया, मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई किया, CDRI से भी किया, वहाँ मिल गया मुझे। अब जब मैं CDRI आ गया तो नाटक मैं बाहर करता था। तो हमारे जो क्लब के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बार मेरा नाटक बाहर देखा, शायद रविंद्रालय में देखा हो या कहीं। उस समय गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में भी मैंने नाटक किया था। जो कॉरपोरेशन है, नगर निगम का ऑफिस, उसमें जो 2nd फ्लोर पे तिलक हॉल है, वहाँ भी हमने नाटक किया। नवयुग कन्या विद्यालय में नाटक किया, क्योंकि मैंने बताया ना रविंद्रालय था नहीं, तो स्कूल कॉलेजेस में ही नाटक ऐसे होते थे। तो वहाँ पर फिर मैंने इस तरीके से मेरा सिलसिला
चलता रहा और इक्का दुक्का नाटक मैं साल में कर लेता था। उस समय फिर मैं अपने यहीं मोहल्ले के लोगों को लेकर करता था। तो इत्तेफाक से मुझे 1967 में यहाँ बहुत मशहूर डायरेक्टर थे के.बी. चंद्रा साहब, वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में थे और वो बड़े बड़े नाटक करते थे। तो वो उस समय शायद के मुंशी जी शायद गवर्नर रह चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक कल्चरल सेक्रेटरी थे मिस्टर कटारा, उनकी वाइफ ने कुछ मान्यता मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जय सोमनाथ नाटक करूँगी। जय सोमनाथ जो है के मुंशी जी का बहुत मशहूर नावल है जो कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के ऊपर लिखा है। तो उसमें लंबी कास्ट थी, तो उसमें मुझे बुलाया गया। मेरे गुरुजी राजेश्वर बच्चन जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो यहाँ तुम मोहल्ले के तो हीरो हो, वहाँ अगर तुम्हें बल्लमधारी के भी रोल मिले करना, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा आदेश जैसा आपका गुरुजी। और वाकई मैं आपको बताऊं, मुझे वहाँ पर जो गजनी का सिपह सालार था उसके बल्लमधारी का मुझे रोल दिया गया, कोई डायलॉग नहीं था मेरा। बट एज द थिंग्स वेन, जो गजनी का रोल कर रहे थे एक हमारे मित्री थे रजा साहब, तो रजा साहब ने, बहुत अच्छे एक्टर थे रजा साहब ने विड्रॉ कर लिया। अब के.बी. चंद्रा साहब ने मुझे प्रमोट कर दिया, गजनी के रोल मुझे मिल गया। उसके 2-3 सीन्स थे। इत्तेफाक से उसमें जो मेन जो मठाधीश थे गंग सर्वज्ञ, वो एक शुक्ला जी कर रहे थे, बड़े भारी आर्टिस्ट थे, वो भी शायद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे। और जितेंद्र चोपड़ा जी उस समय के बहुत मशहूर कलाकार, वो उसमें शिवराशि का रोल कर रहे थे जो विलेन था। तो शुक्ला जी ने विड्रॉ किया तो एक प्रमोशन और हो गया। मतलब शिवराशि का जो रोल कर रहे थे उनको गंग सर्वज्ञ का कर दिया गया, मुझे शिवराशि का रोल दे दिया गया। अब आपको बताऊं, शिवराशि का रोल उस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल रोल था। वो विलेन था जो कि विक्षिप्त हो जाता है क्योंकि वो चौला जो मंदिर की नर्तकी है उसको प्यार करता था, वो उसको मिलती नहीं है। एंड ही वाज द पर्सन जिसने कि सोमनाथ मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे गजनी के लिए। अब जब मुझे वो रोल मिला तो साहब मेरी बातें खिल गई कि ये तो बड़ा भारी और बड़ा चैलेंजिंग रोल था। वो जब सन 67 में हुआ तो यहाँ की जो थिएटर कम्युनिटी थी उन्होंने मुझे नोटिस किया कि भाई ये लड़का भी कुछ थिएटर में है। तो उसका फ़ायदा मुझे मिला सन 72 में, जब यहाँ बीवी कारंथ जी आए दर्पण के साथ में। यहाँ दर्पण 1971 में बना, 72 में उन्होंने कारंथ जी को बुलाया, उसमें मुझे रोल करने के लिए बुलाया गया। आई रिमेम्बर द डे। आपने ही बनाया था दर्पण? नहीं, मैं दर्पण नहीं बनाया। दर्पण कानपुर का ग्रुप था, 1961 में बना था। और उसमें सुदेश बंधु जी जो थे वो उसके फाउंडर मेंबर्स में से थे। प्रोफेसर सत्यमूर्ति थे उसके बेसिकली फाउंडर असली। तो आप बीबी का कारंथ लेके 72 में आए आप? 72 में यहाँ पर आए, उन्होंने बुलाया सत्यमूर्ति जी ने। तो उसमें लंबी टीम थी, तो उसमें मुझे बुलाया गया रोल करने के लिए। और देखिए इत्तेफाक की बात, उससे मुझे हीरो का रोल दिया गया है। वदन नाटक में 2 हीरो हैं और 1 हीरोइन है। तो हीरो मैं था और विजय वास्तव जी थे। विजय वास्तव जी से मैं बड़ा इम्प्रेस था, बल्कि आप ये समझिए कि उनको और पी.डी. वर्मा जी थे यहाँ लखनऊ में, उन दोनों की भी मैं नाटक करते देखता था, उनसे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ। बहुत अच्छी कॉमेडीज वगैरह करते थे। वो जोड़ी थी पी.डी. भाई की, विजय वास्तव जी की। इत्तेफाक से उसमें वो लोग भी सब काम करने के लिए आए। और उसमें फीमेल लीड की शोभना जगदीश ने, तो बाद में न्यूज़ रीडर दूरदर्शन की, उन्होंने उसमें रोल किया था। तो जब मैं एक बार दर्पण में आ गया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसमें कारंथ जी ने फिर दूसरा प्ले किया एवं इंद्रजीत, उससे मैंने रोल किया। फिर 74 में ही मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला, एक जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की फेलोशिप में। तो मैं जर्मनी चला गया 1.5 साल के लिए, CDRI की तरफ से। CDRI की तरफ से 1.5 साल में जर्मनी रहा। उस बीच में मुझे सब खबर मिलती रहती थी कि दर्पण क्या कर रहा है। उस समय पी.डी. भाई ने मुझे लिखा कि उन्होंने सखाराम बाइंडर प्ले किया। अब सखाराम बाइंडर प्ले के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था, बड़ा चैलेंजिंग प्ले है, बड़ा बोल्ड प्ले है, कैसे करेंगे। तो मैंने पी.डी. भाई से कहा कि पी.डी. भाई जैसे ही मैं इंडिया आता हूँ आपको मेरे लिए उसका एक शो करना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूँ आपने कैसे करेंगे। लेकिन देखिए डेस्टिनी कोई नहीं जानता है, बट एज द थिंग्स वेंट ऑन,
एक दिन बच्चन जी का एक नुमाइंदा मेरे पास आया, बोले भाई अनिल, बच्चन जी वो सखाराम बाइंडर करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा ज़रूर ज़रूर भाई करो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो उनका नहीं, देखना नहीं है, तुम्हें करना है। मैंने कहा क्या? बोले सखाराम बाइंडर करो। अरे मैंने कहा बाबा मेरे बस का नहीं भाई, मैंने सुना बड़ा बोल्ड रोल है। तो बोले कि नहीं भाई, तुम्हारे गुरु जी का आदेश है। तो खैर मैं बच्चन जी से मिला, तो उनसे मैंने एक शर्त रखी कि बच्चन जी हम ये नाटक करेंगे, लेकिन एक शर्त होगी, हम कहीं सेक्लूडेड जगह पे रिहर्सल करेंगे, ताकि किसी को पता न लगे कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ और मैं सखाराम बाइंडर का रोल कर रहा हूँ। जब आप कन्विंस हो जाएं कि मैं कर ले जाऊँगा, मैं कन्विंस हो जाऊँ कि हाँ मैं ये रोल निकाल लूँगा, तब अनाउंस करेंगे। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। उससे पीडी भाई भी आते थे, वो भी मुझे रिहर्सल में हेल्प करते थे। पीडी भाई उस समय अवेलेबल नहीं थे नाटक करने के लिए, तो मुझे मौका मिला। वो साहब वाकई बहुत ज़बरदस्त रोल था, वो मैंने किया। उसके कई सारे शोज़ हुए, हाउसफुल शोज़ हुए, टिकटेड शोज़ हुए, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो बोल्डनेस उसकी थी, वो बाद में फिर मुझे थोड़ा उसमें संकोच होने लगा। 5-6 शो मैंने उसके किए, फिर मैंने कहा मैं वो नाटक नहीं करूँगा, मैंने वो नाटक नहीं किया। लेकिन दर्पण में बराबर मुझे नाटक हो रहे थे। 74 में ही जब मैं जर्मनी से लौट के आया, मुझे दर्पण का ट्रेजर बना दिया गया। उस समय नाटक अबू हसन शुरू हुआ, रवि बासवानी आए, उन्होंने अंधा युग किया। इन सब नाटकों में मुझे मौका मिला। सन 78 में मुझे सत्यमूर्ति जी ने इसके सचिव बनने की जिम्मेदारी दी थी। तो उस समय हमारी लखनऊ की संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं थी। मैंने फिर संस्था को रजिस्टर कराया। 1979 में हम लोग पहली बार यूपी से कोई थिएटर ग्रुप इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज में गया, जिसको मैं लीड कर रहा था। मैंने उसका बड़ा अपोजिशन भी हुआ, यहाँ पर लोगों ने अपोज किया। किसने किया? यह कोई थिएटर ग्रुप्स थे, जैसे हम नाम मत लीजिए। नहीं सवाल इस बात का नहीं, दिल खोल करके बातचीत हम लोग कर रहे हैं, इस पर किसी का ना आप में मन देखिए में उसमें जैसे यहाँ पर मेघदूत ग्रुप है, मेघदूत ग्रुप में सिद्धार्थ प्रकाशी जी थे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हालांकि दर्पण में ही थे। और एक आध लोग थे उन्हीं के साथ के थे, शायद आतमजीत सिंह जी भी जो हैं वो भी रहे हों उनके साथ में। इन्होंने वहाँ एकेडमी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया कि वाई दर्पण। तो मुझसे पूछा गया वाई दर्पण, तो मैंने कहा देखिए मैंने तो चुना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन सब संस्थाओं में दर्पण का काम सर्वोपरि है। क्योंकि दर्पण जब यहाँ 71 में बना था, दर्पण इस्टेब्लिश्ड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ थिएटर। यहाँ पर माया गोविंद जी उसकी फाउंडर मेंबर थी, जो बहुत बड़ी लिरिसिस्ट रही हैं। राम गोविंद जी बहुत जो इस समय फिल्मों के बड़े डायलॉग राइटर और स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो हमारे मेंबर थे। विमल बनर्जी जो बहुत ही शहर के नामी कलाकार हुए थे, वो हमारे फाउंडर मेंबर थे। उर्मिल कुमार थपलियाल, ये लोग फाउंडर मेंबर थे। और सोचिए ये लोग उस समय हमारे शहर के चोटी पर के कलाकार थे, और जो काम हो रहा था तो जाहिर है जब जिस ग्रुप में कलाकार बढ़िया होंगे तो काम भी बढ़िया होगा। तो दर्पण ने जो काम उस समय किया था, उन्होंने सबसे पहले किया था प्ले खामोश अदालत जारी है। उसके बाद किया स्टील फ्रेम, एक प्ले था, एक रियल स्टोरी पे बेस्ड था कि एक आईएएस ऑफिसर जो अपनी नौकरानी को रेप कर देता है, तो सारी आईएएस कम्युनिटी जो है उसके सपोर्ट में आ जाती है। उसे माया गोविंद जी ने और विमल बनर्जी साहब क्या एक्टर थे। मैं तो आज भी मानता हूँ कि उनके बराबर कोई एक्टर शायद हमारे शहर में आज भी ना हो। तो ऐसे ऐसे लोग थे, तो दर्पण का काम बोल रहा था। अल्टीमेटली हुआ ये कि दर्पण गया, और मैंने सबको ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखिए पहली बार दर्पण भेजा जा रहा है 79 में इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज में, आप इसको अपोज मत करिए। आज हम जा रहे हैं, कल आपको भेजा जाएगा। लेकिन उनका आक्रोश था या विरोध था दर्पण को लेकर के नहीं था, शायद आपको लेकर के? नहीं, मेरा इंडिविजुअल विरोध था। उनका विरोध ये था कि भाई दर्पण को क्यों भेजा जा रहा है। हमारी लखनऊ के नाट्य धर्मिता में बड़ा नाम हुआ कर, हाँ तो लेकिन उनको भी ट्रोल किया गया, क्या वजह थी उनको? देखिए मैं उस समय बहुत ज़्यादा लाल बिसारिया साहब के बारे में जानता नहीं था लेकिन हो सकता है कि राज बिसारिया साहब जाना ही नहीं पसंद करते। कहाँ? इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज में। राज बिसारिया साहब का एक अलग रुतबा था, उनकी एक अलग, उनको जाति को लेकर के बड़ा, उनके काम को लेकर के बड़ा विरोध होता था, क्यों?
नहीं, देखिए उनके काम का विरोध नहीं था, उनकी स्टाइल का विरोध था। जैसे एक जमाने नहीं, विरोध तो आपका भी होता है, आप तो नहीं, नहीं, बहुत नहीं, जैसे गुस्सैल हैं, मरकहे हो जाते हैं, गाली दे देते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बाद में सबसे माफी भी मांगता ये बड़प्पन है आपका, लेकिन नहीं, कर तो बड़प्पन। देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा मानना ये है कि इंसान में जितनी कैपेबिलिटी है, देखिए मैं नसीरुद्दीन शाह नहीं हो सकता, मैं पंकज कपूर नहीं हो सकता, मैं मनोज बाजपेयी नहीं नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं, हमें नहीं। तो अनिल रस्तोगी से बात करनी नहीं, है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि इंसान में अपनी जितनी क्षमता है वो पूरी निकल के आनी चाहिए। और मुझे कॉम्प्रोमाइजेस पसंद नहीं कि शॉर्टकट में चलो इसको यूँ कर लेते हैं। आई बिलीव इन परफेक्शन। नहीं, दोनों चीजें अलग हैं, समझौता पसंद नहीं है या शॉर्ट नहीं, तो दोनों चीजें अलग अलग है, उसके धर्म अलग अलग है। समझौता और शॉर्टकट नहीं, मुझे शॉर्टकट पसंद नहीं। तो लेकिन समझौता तो बहुत बेहतर के लिए होता है। नहीं, समझौता भी नहीं। मेरा मानना ये है कि जो आपकी बेस्ट टैलेंट है उसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा मानना ये है कि हर चीज जितनी परफेक्ट आप कर सकते हैं, परफेक्ट होना चाहिए। शादी कब हुई आपकी, परफेक्ट कब हुए? शादी इत्तेफाक से मेरी जल्दी हो गई थी। कैसे हुई? मैंने एमएससी पास किया था, मुझे याद है 17 मई को मेरा एग्जाम खत्म हुआ था एमएससी का, और 21 मई को मेरी शादी हो गई थी। उस समय मेरी असली उम्र जो थी वो थी मेरी 18.5 साल। क्या बात? ऑफिशियल एज मेरी 19 साल थी, जो क्योंकि लोगों की उम्र कम करके लिखाई जाती है, मेरी उम्र बढ़ा करके लिखाई गई थी, क्योंकि 4th क्लास में एडमिशन हुआ था, हम 4 कजिन्स थे। तो आप जो इस समय वैवाहिक जीवन में 63 खेल रहे हैं आईपीएल में, तो ये इसमें अलावा कोई दूसरा भी खेल खेला आपने, खाली नाटक और वैवाहिक दंपति? नहीं साहब, मैं इस मामले में बहुत ही ईमानदार रहा, बहुत ही कमिटेड रहा, और मेरा मानना ये है कि इंसान को हर चीज में कमिटमेंट के साथ करना। अनिल जी, आपकी पत्नी आपके साथ चाहती हैं पूरे दौरान, और लेकिन उसकी वजह तो कहीं ऐसा नहीं कि आप अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए? नहीं, इसमें कोई रेखा नहीं, पहले मेरी पत्नी नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं ले कोई डर? हाँ, कोई डर नहीं, डर नहीं। देखिए आई एम 81, शी 78, मैं उनको इस वजह से ले जाता हूँ हर एक साथ में कि ईश्वर जाने अब हम लोग वी आर एट द फैग एंड ऑफ आवर लाइफ, कब पता नहीं हमारा उनका कितने दिन का साथ। अच्छा, विज्ञान तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ, अब शूटिंग पे भी जाता हूँ, थिएटर देखने भी जाता हूँ, या जहाँ भी जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि शी फील्स कंफर्टेबल शी मस्ट, ये उसका रीजन है। तो आपके जीवन में खेल नहीं रहा, संगीत बहुत ज्यादा नहीं रहा, नाटक रहा और विज्ञान रहा? नाटक रहा, विज्ञान रहा। और जैसे मैंने बताया कि लोग बहुत ये ताज्जुब करते हैं, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये लोगों ने पूछा कि हाउ कुड यू कैरी साइंस एंड थिएटर टुगेदर, क्योंकि देखिए दोनों की ऑलमोस्ट पैरेलल जर्नी चली है। चाहे मैं साइंस में 62 में आया, थिएटर मैंने 61 में शुरू किया, सो ऑलमोस्ट द सेम पीरियड। तो उसमें मेरा मानना ये है कि जैसे मैं यही कहना हूँ कि जितनी आपकी क्षमता, मैं ये नहीं बोस्ट करता हूँ कि मैं बड़ा टॉप साइंटिस्ट था, ए ग्रेड साइंटिस्ट था, नो, आई वॉज एन एवरेज साइंटिस्ट, जो कि एक आदमी होता है। अनिल जी, आपने फिल्मों में भी अच्छा काम किया, धारावाहिक पे काम किया, नाटक तो बाकायदा जिंदगी आपकी है। फिल्मों में रीटेक खूब होता है, नाटक के उसकी गुंजाइश ना के बराबर, ना के बदल नहीं ही होती है। नहीं, यहाँ शून्य है और वहाँ सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। इन दोनों में बेहतर आपको कहाँ लगता है, नाटक या? देखिए, ईमानदारी से अगर पूछा जाए, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मिलता है मुझे नाटक। लेकिन नाम मिलता है फिल्मों में? लेकिन नाम मिलता है, पैसा भी वहाँ से मिलता है? पैसा भी, देखिए पैसा भी मिलता है, लेकिन पैसे की मैंने कभी ये तो आपका निजी मामला है। हाँ। लेकिन नाटक में जो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं वो तो भीख खा के जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे मित्र थे हेमेंद्र भाटिया साहब, बड़ा अफसोस करते थे। हमारे मित्र थे बंसी कौल साहब, अरे आप फिल्म क्यों करेंगे, आप सीरियल क्यों करेंगे, नो यू मस्ट बी कमिटेड टू थिएटर। लेकिन मैं इनसे यही कहता था, क्या थिएटर रोजी रोटी दे सकता है? आप एनएसडी से निकल करके आए, आप एक बहुत ब्राइट स्कॉलर थे, बंसी कौल की बात कर रहा हूँ, आप एक बड़े भारी डिजाइनर हो गए,
लेकिन शुरू में मैंने बंसी कौल को स्ट्रगल करते हुए देखा है कि जब वो आते थे कहीं नाटक करने के लिए, उस समय उनको 1000 या 1500 रुपए दिए जाते थे, जिससे काम नहीं चलता। भाई आपको आज नाटक मिला, 6 महीने तक आपके पास कोई नाटक ही नहीं। हमारे मित्र थे हेमेंद्र भाटिया साहब, वो बड़ा अपोज करते थे कि नो पर्सन फ्रॉम थिएटर शुड गो। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, थिएटर का आपका कमिटमेंट बराबर रहना चाहिए। लेकिन अगर भाई जब तक पेट नहीं भरा होगा तो आप थिएटर कैसे करोगे? तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सीरियल भी करना चाहिए, आपको फिल्म भी करना चाहिए, जहाँ मिले। लेकिन हाँ। लेकिन भूखे लोगों के लिए नाटक नहीं। देखिए, नाटक है। क्या आम आदमी के लिए रंग कर्म है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसलिए रंग कर्म है क्योंकि रंग कर्म सिर्फ मंच पे एक्टिंग करना ही नहीं है। रंग कर्म हेल्प्स यू इन पर्सनैलिटी बिल्डिंग, इन योर टोटल ग्रोथ। मैं आपको बताऊं, आई गिव यू एन एग्जांपल कि मैंने जैसे बताया मेरे पिताजी कपड़े का व्यापार करते हैं। मेरी एक बहुत ही एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। कपड़े का धंधा था, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो जाहिर है जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जब आप किसी पढ़े लिखे से मिलते हैं, यू सफ़र विद ए कॉम्प्लेक्स। यू सी वो, या जैसे मैं जूनियर से फेलो होकर के मैं CDRI में इंटर्न हुआ, एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम द टॉप पोजीशन इन डायरेक्टर्स ग्रेड एंड एज हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। मैंने रिटायर्ड फ्रॉम CDRI, आई रिटायर्ड फ्रॉम द टॉप पोजीशन। इस बीच में मैंने तमाम इंटरव्यूज फेस किए। नाउ मेरे कलीग्स भी इंटरव्यू देते थे, मैं भी इंटरव्यू देता था, लेकिन हमारे दोनों के इंटरव्यू देने में फ़र्क होता था। माई एक्सप्रेशन, भले ही मेरा काम 19 हो, बट माई एक्सप्रेशन यूज टू बी बेटर देन देम। उनका काम भले ही मुझसे 20 हो, लेकिन एक्सप्रेशन में वो हमसे कहीं ना कहीं मार खाते। तो ये जो चीज़ है, ये जैसे जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है आप कैमरे के सामने बोलने से, कहीं पब्लिक में आपको बात करने से, कहीं आप स्कूल में जाते हैं, बुलाए जाते हैं, कहीं आपको वहाँ बच्चों से बात करनी है, किसी से आप बात करते हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस आपको थिएटर से मिलता है, ये उससे कहीं ज़्यादा होता है जब आप मंच पे जाते हैं। तो जीवन को सीखने का माध्यम है रंग कर्म, बहुत बड़ा जीवन का चलाने का माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये बहुत मानना है। बताऊँ, देखिए राज बिसारिया साहब में और मेरे में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस, राज बिसारिया साहब बिल्कुल एक बहुत ऊँची है। एक जो सबसे बेसिक चीज़ है, आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ थिएटर एजुकेशन। वहाँ जो आदमी चाहिए, जैसे राज बिसारिया साहब थे, उन्होंने BNA जो इस्टेब्लिश किया, ही वॉज ए एजुकेशनिस्ट। अभी भी मैं आपको बताऊँ, ये लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई 1-2 क्लासेस आप बच्चों के लीजिए। मैं कहता हूँ मैं क्लासेस नहीं ले सकता हूँ। यू कैन हैव इंटरेक्टिव सेशन विद मी, आई कैन टेल देम कि हाउ यू कैन प्रोसीड इन थिएटर। बाकी मैं उनको थिएटर की ग्रामर नहीं, मुझे वो पता ही नहीं, आई डोंट नो इट। अब मुझसे तुम पूछो कि शेक्सपियरियन थिएटर क्या है, ग्रोटोव्स्की का थिएटर क्या है, मॉडर्न थिएटर क्या है, आई कैन नॉट डिफाइन इट। पूरे दौरान आपने प्रयोग ही किए, जबरदस्त किए, पहले नाटक भी किया, फिर निर्देशक नहीं बनना चाहते थे आप, इसलिए आपके मैनेजर, रंगकर्म में प्रबंधक बने रहे, एक एक्टर बने रहे, वो श्रेष्ठ। जो प्रयोग की इस पूरे श्रृंखला है उसमें शुरुआत की थी अमृतलाल नागर जी ने। एक सांड को उन्होंने मंच में गुजर दिया और मुख्य जो अतिथि था उसको उसने सींग मार दी थी। आप भी घोड़ा लेके चल गए, ये क्या मामला था? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं घोड़ा लेकर के आया था, उसमें एक प्ले मेरा था रुस्तम सोहराब। आई वॉज अगेंस्ट इट, क्योंकि मेरा मानना है कि जानवर जो है, या तो आप जानवर के साथ बराबर रिहर्सल करिए। देखिए नागर जी की जो आप बात कर रहे हैं, वो सांड वाला इशू तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने गोदान किया था जिसमें गाय लाए थे। लेकिन मैंने पढ़ा है उनका इंटरव्यू, और अभी मैं कहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मैंने पढ़ा भी है। अभी हाल में ही अमृतोत्सव हुआ जी, तभी तो उसमें मैंने नागर जी के बारे में बहुत पढ़ा। तो उसमें उन्होंने गाय को लेकर के बड़ी रिहर्सल्स की स्टेज पे कि लाइट के सामने गाय भागती तो नहीं। घोड़े के लिए मेरा मानना है कि कभी भी स्टेज पे जानवर को नहीं लाना चाहिए। लेकिन वो जो गाय लेकर के आए आपके हिसाब से, या बैल या सांड, वो समस्या नहीं। समस्या ये कि उसने रिहर्सल कराया आपके हिसाब से, लेकिन उसने मुख्य अतिथि को ही सिंग मार दिया। अच्छा, ये वाक्य मुझे, अच्छा, ये वाक्य तो घोड़े का प्रयोग आपका असफल रहा? हाँ, मेरा घोड़े का प्रयोग असफल रहा। वो इसलिए असफल रहा
कि हमारे जो डायरेक्टर साहब थे प्रयाग वर्मा जी, उनकी इच्छा थी कि नहीं साहब घोड़ा स्टेज पे आना चाहिए। मैं उनसे बार बार कह रहा था, देखिए मैं तो एक्टर था, मैं उसमें रुस्तम का रोल कर रहा था। उसकी रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया की गई, हरबंस जायसवाल साहब की हमने रिकॉर्डिंग की, और पता नहीं उस रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं कि उसमें ट्रैवलिंग साउंड थी। मतलब रविंद्रालय में ये था कि रविंद्रालय के गेट से आप इंटर होइए, वहाँ पर जो स्पीकर लगा है वहाँ से घोड़े के दौड़ने की आवाज़ शुरू होगी, वो स्पीकर पीछे लगे हुए हैं, पीछे घोड़ा जाते 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 जो दूसरी तरफ का गेट है रविंद्रालय का, वहाँ पर आवाज़ आती है, घोड़े की टापें आ रही हैं, मंच पे टापें आती हैं, और मंच पे आकर के टापें रुक जाती है और कर्टन खुलता है, मैं घोड़े पे बैठा हूँ। अब उसमें मिसहैप ये हुआ कि घोड़े को प्रैक्टिस कराई गई थी कि सही उसने कहा था जिसका घोड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ तांगे वाले भी आते थे सवारियाँ लेकर के, कस्टमर, हमारा चिकन का बाद में बिजनेस हुआ, तो उन्हीं में से मैंने घोड़ा लिया। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा घोड़ा बाहर के, बोला साहब फिक्र न करिए, एक बर्फ़ी आप हमें दे दीजिएगा, हम घोड़े को बर्फ़ी दिखाएंगे, वो आ जाएगा। रिहर्सल में भी घोड़ा यही करता था। हमारे दो साथी बड़े बदमाश थे, मतलब बदमाशी में उनको मोहब्बत में उनकी दोस्ती में कह रहा हूँ, एक अशोक सूरी जी और एक एबनर सादिक जी। इन दोनों ने बदमाशी ये की कि घोड़े के लिए जो बर्फी ला के रखी थी वो खा गए। अरे क्या! अब घोड़े को बर्फी नहीं दिखी, घोड़े किसे नहीं बनी? अब मैं घोड़े को कह रहा हूँ जा, मतलब मेरा बड़ा लंबा मोनोलॉग है उस पर, मैं घोड़े पे बैठ करके घोड़े पे उतरता हूँ, बड़ा लंबा मोनोलॉग बोलता हूँ, ये है वो है, तो जा सामने हरी हरी घास लगी, जा तो जाके घास खा, ये समथिंग लाइक दैट। अब घोड़ा जा ही नहीं रहा, घोड़ा जा ही नहीं रहा। गरज ये कि फिर उसमें सईस को बताया गया, उसको एक अबा पहना करके भेजा गया और वो घोड़ा लेकर के गया। हमने जब इसका बाद में शो, फिर हमने बनारस में इसका शो किया, लेकिन बनारस में हमने घोड़ा नहीं लिया, हमने स्टेज पे वैसे शुरू किया। तो बेसिकली जानवरों को लाना नहीं चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जानवर कब कैसे बिहेव कर जाए यू नेवर नो। कोई प्रयोग आप करेंगे बिल्ली, कुत्ता या चूहा जैसे कुछ? नहीं, नेवर, नहीं यार, साइंस में तो हमने प्रयोग किए, ऑफ कोर्स बिल्ली कुत्ते से नहीं किए, गिनी पिग पे भी किया है, चूहों पे भी किया है, और वो सफल भी रहे। प्रयोग सफल भी रहे। भाई हमारा काम ही यही था, हम तो चूंकि हमारा ड्रग डेवलपमेंट में काम था, तो हम लोग जो कुछ करते थे उनको फिर एनिमल्स पे ट्राई करते थे, और फिर हम लोग हायर एनिमल्स पे जाते थे। तो उस बाद कसम खा ली आपने कि घोड़ा नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद हमने उसके और भी शोज किए, उसमें फिर घोड़ा नहीं। लोगों ने जो उस पर राय दी, उसके पहले प्रश्न ये है कि घोड़ा वहां से ले आना, उसकी ध्वनि दिखाना, उससे बेहतर ये होता कि रिकॉर्डिंग आप की सहूलियत आपके पास थी, उसको नहीं बिल्कुल वो था, और वो मतलब रियलिस्टिक करने के लिए वही रिकॉर्डिंग अगर हम यूज करते, और उसके बाद में मैं विंग से आता ये पोज करते हुए कि मैंने घोड़े को वहां खड़ा कर दिया, दिस कुड हैव बीन डन वेरी इजीली, और ये हमने किया भी और शो में बाद में बनारस। जो ये हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ? नहीं, हंगामा यही हुआ कि घोड़ा नहीं आया, बाकी तो प्ले ठीक ठाक हुआ। किसी ने कैटेगराइज आपको उस पर आलोचना? बहुत ज्यादा। अरे साहब, मैं रेडियो पे गया तो अमीर खनफी साहब उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, वो इत्तेफाक से देखने के लिए आए। अब वो अपने किसी को बता रहे थे, अरे भाई कल बड़ी अजूबा चीज में मुझे देखने को मिली रविंद्रालय में, साहब घोड़ा लाए थे और घोड़ा गया ही नहीं। तो आई फेल्ट अशेम्ड, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करता, ये फैक्ट था, ये वो मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात थी, मेरी आंखें शर्म से झूम। कोई बात नहीं। सबसे अच्छा जीवन का मौका कब आपने देखा, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या आपके नाटकों में हो? देखिए, मैं तो हर दिन लाइफ को एंजॉय करता हूँ, और बाकी जीवन में बहुत सी घड़ियाँ आती हैं जो कि भाई मेरा जब कोई नाटक अच्छा होता है उसकी तारीफ होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई फिल्म करता हूँ उसकी तारीफ होती है, मुझे खुशी होती है। और बाकी तो यही खुशियाँ हैं लाइफ की, और कोई अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे कोई अच्छी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हो सकती है और नहीं होती है तो ज़रूर अफसोस। उड़ान में एक पुलिस के अधिकारी के तौर पे आप हैं। हाँ, देखिए, आपने उस भूमिका को खाली जांचा परखा या पूरे पुलिस के एटीट्यूड को? नहीं, दोनों चीज़ें थी। देखिए, उसमें हुआ ये था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ
इत्तेफाक से मैं जो कह रहा हूँ कि बच्चों को थिएटर में लगे रहना चाहिए, रंगकर में रहना चाहिए। मेरा उसमें भी सिलेक्शन जो है यहूदी की लड़की नाटक से हुआ था। यहूदी की लड़की एक ऐसा नाटक है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और इसका मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूँ, फिर आई कम टू उड़ान। कि ये रोल हमारे अनुपम खेर साहब कर रहे थे। खेर साहब उन दिनों लखनऊ में थे, BNA में टीचर थे। तो जब ये नाटक करने की बात आई तो थपलियाल जी ने कहा, भाई अनिल, मैं चूँकि मैनेजर भी हुआ करता था जैसे मैंने बताया, मैंने कहा भाई थपलियाल जी नाटक करना है। मैं उनके बाद रेडियो में गया न्यूज़ सेक्शन में, बोले मुझे अनुपम खेर दे दो, मैं नाटक कर दूँ। अब भाई अनुपम खेर तो जैसे कोई मेरे बनाए हुए तो बने नहीं थे। इत्तेफाक से मैं रेडियो में ड्रामा सेक्शन में गया, वहाँ खेर साहब बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा भाई खेर साहब, थपलियाल जी यहूदी की लड़की नाटक करना चाहते हैं, उसमें आपको यहूदी का रोल कराना चाहते हैं, लेकिन भाई हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, पैसे ऐसे नहीं देंगे। तो जो उनके शब्द थे यही थे कि अनिल जी, आप मुझे दर्पण में रोल करने के लिए बुला रहे हैं और थपलियाल जी के साथ रोल करने के लिए बुला रहे हैं, इससे बड़ा मौका मेरे लिए अच्छा क्या होगा, एंड आई डू इट। तो इत्तेफाक से उन्होंने 15 दिन रिहर्सल की। बहुत मैंने साहब जो मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था, मैंने जो उनको रोल करते हुए देखा, क्या गजब का रोल करते थे वो यहूदी का। लेकिन इत्तेफाक से 15-18 दिन के बाद उनको बॉम्बे से कॉल आ गई, तो बोले अनिल जी मैं तो जाना पड़ेगा मुझे। तो जब वो गए तो थपलियाल जी ने मुझे कहा कि अब आप वो रोल करिए। मैं तो घबराया हुआ था सब, मैंने अनुपम खेर को देखा था कि किस कदर पावरफुल एक्टर है वो। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हुआ। थपलियाल जी बोले प्ले बंद कर दो, मैं और किसी से नहीं करा सकता हूँ। तो वहाँ भी फिर मैंने यही किया। मैंने थपलियाल जी से जो मैंने सखाराम माइंड बच्चन जी से कहा था, मैंने कहा थपलियाल जी एक शर्त पे मैं कर सकता हूँ कि हम और आप 1 to 1 बैठेंगे। आप मतलब वो स्क्रिप्ट साहब क्या गजब की स्क्रिप्ट है। मैं मानता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इससे बढ़िया नाटक नहीं किया, इससे बढ़िया स्क्रिप्ट मुझे नहीं मिली जो आगा साहब ने उसको लिखा है। तो 1 to 1 एक हफ्ते हम थपलियाल जी बैठे, एक एक उसका जो डायलॉग है, वो जो वर्सेस में है, एक एक डायलॉग हमने थपलियाल जी के साथ रिहर्स किया। और आज अगर मुझे उस प्ले को में क्रेडिट दिया जाता है यहूदी के रोल का, मैं कहता हूँ क्रेडिट आप मुझे न दीजिए, क्रेडिट आप थपलियाल जी को दीजिए। क्योंकि इसकी एक एक लाइन जो मैं रिसाइट करता हूँ, जो मैं प्ले करता हूँ, जो मैं डिलीवर करता हूँ, सब थपलियाल की दी हुई है मुझे। तो वहाँ भी यही हुआ, जब हम भी सेटिस्फाई हो गए मैं कर ले जाऊँगा। थपलियाल को लगा नहीं मैं अनिल से निकलवा लूँगा, तो प्ले किया। तो उसी का शो चौक में हो रहा था, उस बार लखनऊ महोत्सव चौक में भी हुआ था। और कपिल उनके भाई थे, वो आए, उन्होंने मेरा रोल देखा, उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया उड़ान में। तो उड़ान में जब मैं करने के लिए गया तो मुझसे कंचन चौधरी, उनकी बड़ी बहन जो थी, वो पुलिस में थी, बोली अनिल जी हम चाहते हैं एक DP सिन्हा साहब, बाद में DG फायर सर्विसेज हो गए, रिटायर हुए, लखनऊ के IG भी थे वो IPS थे। शत्रुघ्न सिन्हा के चचेरे भाई भी थे, क्योंकि मुझे उन्होंने लेटर दिया था कि इस लेटर लेके आप शत्रुघ्न सिन्हा से मिलिए, बहुत अच्छे एक्टर हैं और फिल्मों में काम करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सा, वो इलाहाबाद में SSP थे, मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ 1-2 दिन जा कर के बैठिए, सो दैट यू लर्न मैनरिज्म, हाउ ए SSP बिहेव्स विद हिज सबऑर्डिनेट्स, विद हिज कलीग्स, विद हिज सुपीरियर्स, लाइक दैट। तो मैं 2 दिन में इलाहाबाद में रहा था DP सिन्हा साहब के साथ। तो दैट गेव मी ए ग्रेट कॉन्फिडेंस इन दैट रोल। अगर आपको देखा जाए कि आपका वो रोल और अभी दिल्ली क्राइम में एक महिला ने DCP ने एक्शन किया है निर्भया वाले मामले में, तो उन दोनों में आप किसको बेहतर पाते हैं? नहीं, मैंने वो अच्छा, सीधी देखी नहीं मैंने, लेकिन मैं अपने रोल से सेटिस्फाइड था। बल्कि मैं ही नहीं सेटिस्फाइड था, कविता जी बहुत सेटिस्फाइड थी। देखिए मेरा मानना है कि डायरेक्टर का सेटिस्फैक्शन इज सुप्रीम, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो। जैसे आश्रम मैंने किया, तो मैं प्रकाश झा जी का जब शॉट हो जाता था, मैं उनका चेहरा देखा करता था। अक्सर क्या होता था कि जैसे वो सामने बैठे हुए कैमरे के साथ में, अब उन्होंने मेरा शॉट हो गया, उन्होंने वहाँ से चलना शुरू किया, मुझे लगा मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं अनिल जी नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, आप इसको ऐसे करिए। जब वो गुजर जाते थे तब मुझे सांस आती थी कि मेरा काम ठीक हुआ है। तो देखिए ये मैं अपने आप को डायरेक्टर्स एक्टर भी मानता हूँ बेसिकली, कि डायरेक्टर जो चाहता है, मैं अपने को शतरंज का मोहरा मानता हूँ कि मैं उस ढंग से मैं उसको चलूँ जहाँ पर वो चलना चाहिए। राजेश खन्ना ने एक फिल्म बनाई थी आनंद जी, जिंदगी को लेकर के, मैंने नाटक में इस तरह से कोई प्रयोग हुए?
कंपेयर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रयोग तो बहुत हुए नाटकों में, बहुत नाटकों में प्रयोग है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने एक प्रयोग किया था, एक अराबाल फ्रेंच प्ले राइटर हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, उनका प्ले था फेंडो एंड लिस। वो एब्स्ट्रैक्ट प्ले था। तो मैंने और नसरीन जी थी यहाँ पर, हमारे एक साथी थे मोहम्मद असलम, उनकी वाइफ थी नसरीन शाह, जबकि बिल्कुल नई एक्ट्रेस थी, हमने उसको किया था। और वो एब्स्ट्रैक्ट प्ले आप सोचिए इतना पसंद किया गया कि पहली बार एनएसडी में, एनएसडी के बाहर का प्ले अगर कोई पहला हुआ है तो वो ये हुआ मेरा फेंडो और लिस, जो एनएसडी ने स्पॉन्सर किया। अनिल रस्तोगी जी, मरना सबको है और उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ आपसे पूछूं कि आप किस तरीके से मरना चाहेंगे? तो मैं सब मरना चाहूँगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय मुझे कुछ हो जाता है, आई वुड लाइक टू डाई। सबसे ज़्यादा खुशी जिंदगी का लम्हा कौन सा था? मैं तो बहुत से है भाई, शादी हुई, ये भी एक खुशी का लम्हा था। मैं थिएटर में मुझे काम मिलने लगा है, वदन में जैसे मुझे हीरो का रोल मिला, वो मेरे लिए था। उड़ान में मुझे रोल मिला जो मुझे ऑल इंडिया रिकॉग्निशन जिसने दिया, वो मेरे लिए बड़ा। तो खुशियों का गुलदस्ता आपके पास है, मेरे पास। जिंदगी में मलाल किस चीज़ का सबसे ज़्यादा है? मलाल तो मैं नहीं कहूँगा, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत है, जो थोड़ी बहुत मुझे एक्टिंग की समझ है, क्योंकि देखिए एक्टिंग को मैं मानता हूँ, अभी भी मैं उसका एक विद्यार्थी हूँ। एक्टिंग को मेरा मानना है कि एक्टिंग इज लाइक ए डीप ओशन, कि मोर यू स्विम मोर यू फाइंड दैट इट इज डीप एंड डीप एंड डीपर, मेरा ये मानना है। तो बस ये ज़रूर है कि, बल्कि मैं तो आपको बताऊं, मैं जो डिज़र्व करता था मुझसे उससे ज़्यादा मुझे दिया ईश्वर ने। देखिए कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कभी मुझे थिएटर में, देखिए बचपन में थिएटर करना 61-62-64 में अलग बात है, लेकिन आज एक इतने बड़े मंच को मुझे मिलना कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं अभी काउंट कर रहा था, मैंने 70 से ज़्यादा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में मैंने हिस्सा लिया। सो दैट्स ए ग्रेट प्रिविलेज दैट आई हैड। मैं बहुत प्रिविलेज रहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो भारत रंग महोत्सव होता है, उसमें मेरे 4 नाटक हुए, 2 लगातार मेरे नाटक हुए उसमें, जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट कर रहा था। मुझे उड़ान से मुझे एक नेशनल रिकग्निशन मिला। मैं इशबजादे, जब मेरी फिल्म आई, इशबजादे मुझे बम्बई ले गई, इशबजादे की वजह से मुझे बम्बई बुलाया गया, और वो बम्बई जाना जो था, टोटल मेरा कैरियर ही बदल गया। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्मों में आऊँगा। छोटे मोटे रोल कर लेना अलग बात है, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में मुझे रोल मिला, ये इशबजादे की वजह से हो पाया। वहाँ जब मैं बम्बई गया तो मुझे एक फिल्म मिली मुक्ति भवन करने के लिए। अब उसमें मुक्ति भवन के मैनेजर के मुझे रोल करने को मिला। आदिल हुसैन साहब उसमें लीड कैरेक्टर कर रहे थे, लेकिन मैनेजर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उस फिल्म को 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। वो फिल्म कम से कम 50 शहरों में दिखाई गई। जापान में 150 दिन वो फिल्म चली। अब इससे बड़ा प्लेजर आपको क्या मिलेगा लाइफ में। मैं इसी तरीके से रेणुका शाहनी की मैंने एक फिल्म की 8वां 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। लखनऊ में कनक रेखा चौहान जी के फेस्टिवल में 2 बार वो शेड्यूल हुई कि होगी, लेकिन वो चाहती थी कि उसमें रेणुका शाहनी जी भी आए। रेणुका शाहनी चूँकि नहीं आ पाई, वो फिल्म नहीं दिखाई गई। लेकिन शॉर्ट फिल्म में उसमें मैंने एक डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया, एल्जाइमर जिसको हो जाती है, आदमी भूल जाता है। उसका लीड कैरेक्टर मैंने किया, 10 मिनट की फिल्म है। उसका भी सारा क्रेडिट मैं रेणुका शाहनी को देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि भाई एक आदमी जिसकी मेमोरी चली जाए वो कैसे बिहेव करे, आई डोंट नो। तो रेणुका मुझे बताती थी, अनिल जी मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, एंड आई यूज्ड टू गिव। आश्रम की भी आपको कहानी बताए। अब आप पूछ रहे हैं को खुशी कैसे आप बयान करते कैसे मिली। जब यहाँ पर आए तो मुझे शायद जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका फ़ोन आया कि भाई प्रकाश झा जी आज क्लार्क होटल में लोगों से मिल रहे हैं, आप आएंगे। मैंने कहा कितने बजे? बोले 5 बजे से मिलने। मैंने कहा 5 बजे तो मुझे फलानी जगह जाना, मैं तो नहीं आ पाऊँगा।
इत्तेफाक से जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं जल्दी फ्री हो गया, मैं भी चला गया क्लार्क में उनके साथ मीटिंग में। उन्होंने सबसे बात की, मुझसे बात की, क्या करते हैं? मैं साहब रंगमंच करता हूँ, मेरा शौक़ है, और हाँ इधर कुछ मैंने फिल्में भी की हैं और ये किया है। अच्छा, सबसे बात हुई। बाद में वो जो थे उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनके साथ एक अपना इंट्रो दे दिया, मैंने इंट्रो दे दिया। अब आई नेवर इमेजिन, एक दिन मुझे खबर मिली, उसके साथ मुझे चीफ मिनिस्टर का रोल मिला। सो दैट वाज ए ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर के साथ में। सो ऐसे ही मुझे श्याम बेनेगल जी के साथ काम करने को मौका मिला। संविधान उनका हो रहा था, श्याम जी ने मुझे एक रोल मुझे दे दिया। अब साहब बताइए, वो नज़ीरुद्दीन का रोल था, जो इंग्लिश और संस्कृत के स्कॉलर थे। उनकी लंबी लंबी स्पीचेस और अंग्रेजी में स्पीचेस। श्याम रावत जी ने स्क्रिप्ट में कहा, महाराज किसी और को ले लो भैया, मेरे बस का नहीं है। कौन बोलेगा, मैंने तो अंग्रेजी थिएटर भी नहीं किया। बोले अंग्रेजी बोल लेते हैं? अरे मैंने कहा यार MSc PhD हूँ तो कुछ तो अंग्रेजी जानता ही हूँ। बोले बात ठीक है, आप आ जाइए। अब साहब मैं गया तो इत्तेफाक मैं आपको बताऊँ 6 एपिसोड में मैं हूँ और हर एक में कम से कम 1.5-2 पेज की मेरी स्पीचेस। लेकिन उन्होंने कहा तो परेशान न होइए, राजेंद्र गुप्ता जी चेयरपर्सन बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी का रोल कर रहे थे, पीछे मॉनिटर लगा था, आई कुड डू इट। अब श्याम बेनेगल जी के साथ काम करना इससे बड़ा मेरे लिए, इसी तरह मैंने अभी प्रियदर्शन जी के साथ काम किया। उन्होंने एक फिल्म बनाई राम राज, उसमें मैंने अशोक सिंघल का रोल किया। लोग कहते हैं आप अशोक सिंघल बिल्कुल लगते भी हैं। लेकिन स्कूलों में, कॉलेजेस में जो नाटक हो रहे हैं वो रामलीला या बहुत जी जी देखिए वो मैं बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत से स्कूल वाले मुझे बुलाते हैं, वहाँ मैं जाकर के यही कहता हूँ कि देखिए आप लोगों को BNA यहाँ पर है, BNA के बहुत से बच्चे निकलने हैं। आप उनके डायरेक्टर से बात करके आप एक डायरेक्टर को हायर कर लीजिए, आप हफ्ते में एक क्लास रखिए, लेकिन थिएटर का एक क्लास जरूर रखिए बच्चों का, और उससे उनको फायदा ये होगा एक तो थिएटर के लिए, क्योंकि आज मैं लोगों को बताता हूँ जब हमने थिएटर शुरू किया था, थिएटर कैरियर नहीं हो सकता था। आज थिएटर भले ही ना कैरियर हो, लेकिन थिएटर के माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इस पूरे नाटकों की आवश्यक, पूरे रंगकर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन बच्चों को है जो अपने जीवन में बहुत खुशहाली के तौर पे करना चाहते हैं, अपने सर्वांगीण अभिव्यक्ति के जो माध्यम के तौर पे लेना चाहते हैं। तो ये हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और अगले किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार साहब को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।